तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पे। बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में। वीडियो के एंड पर बात करेंगे डिविडेंड और कुछ नए बोनस और स्प्लिट शेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट उन लोगों से करना चाहेंगे, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। तो फिर शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त करण, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर। देखिए, पिछले बजट के बाद से रेलवे केंद्रित म्यूचुअल फंड्स को 8% तक का नुकसान हुआ। यानी कि क्या 2026 में निवेशित रहना या बाहर निकलने का सही समय? देखिए, जितनी भी वीडियो में न्यूज़ के बेस पर जो न्यूज़ है या फिर जो बातचीत शेयर की जाएगी वो एजुकेशन पर्पस के लिए। निवेश करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और बड़ी बात खुद भी स्टडी जरूर करें। हो सकता है बीच में थोड़ा सा बोरिंग लगे पहले एक आध मिनट में, लेकिन अपडेट्स समझने वाली हैं। तो रेलवे क्षेत्र पर केंद्रित म्यूचुअल फंड पिछले बजट के बाद से घाटे में और अब तक 8% का नुकसान उठा चुके हैं। बाजार विशेषज्ञों का क्या कहना है, काफी हद तक पिछले बजट के बाद से रेलवे शुरू में आए बदलावों का प्रतिबंध है। कई शेयरों में 15% तक की भारी गिरावट देखी गई। अनंत राठी वेल्थ लिमिटेड के कार्यक्रम निदेशक चिराग मुनि ने ईटी म्यूचुअल फंड्स के साथ साझा किया है कि वर्तमान में बाजार में केवल 2 विशुद्ध रेलवे क्षेत्र के फंड हैं और दोनों में ही IRFC, IRCTC, RVNL, कंटेन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसी सार्वजनिक क्षेत्र की रेलवे कंपनियों में भारी निवेशित, जिनमें फरवरी की शुरुआत में 20% तक की भारी गिरावट देखी गई है। जब कोई फंड सक्रिय रूप से केंद्रित होता है तो उसकी शीर्ष होल्डिंग से एक साथ गिरावट आती है तो प्रदर्शन पर प्रभाव तत्काल और स्पष्ट हो जाता है। इसके अलावा इनके द्वारा क्या कहना है, एक अन्य विशेषज्ञ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और फाइनेंशियल रेडियंस के संस्थापक राजेश मिनोचा ने भी ईटी म्यूचुअल फंड्स को बताया कि पिछले साल बजट के समय रेलवे शेयरों की कीमतों में इस क्षेत्र के पूंजीगत व्यय की वृद्धि की उम्मीदों के कारण तेजी से उछाल आया था, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के चलते शेयरों में बिकवाली शुरू हुई और उस समय शेयरों का मूल्यांकन भी बहुत अधिक था। जिन निवेशकों ने उस दौरान शेयर खरीदे थे उन्होंने जरूरत से कहीं अधिक पैसा खर्च किया था और 2 पैसिव फंड यानी कि ग्रोव निफ्टी इंडिया रेलवे PSU ETF और ग्रोव निफ्टी इंडिया रेलवे PSU इंडेक्स फंड ने अपनी शुरुआत से अब तक 7-8% तक का नुकसान लगभग उठाया। मोटा समझे तो कुछ एनालिसिस का कहना है कि धीरे धीरे जोखिम को कम करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप फंड जैसी विविध श्रेणियों में धीरे धीरे बढ़ने की सलाह देते। देखिए, अपने एनालिसिस विशेषज्ञों के व्यूज होते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर किसी को फॉलो किया जाए। हर किसी का अपना व्यू रहता है। मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई एक्यूरेट नहीं बता सकता। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह भी है कि SIP या फिर STP जैसे किस्तों में निवेश कर सकते हैं, ये भी एनालिसिस का कहना है, लेकिन साथ में ये भी है कि जोखिम भरा भी हो सकता है। मेन पॉइंट को समझने की कोशिश करें तो मेन पॉइंट क्या है, देखिए ज्यादातर एनालिसिस का, अगर इसको पूरी लाइन को शॉर्ट में समझे तो ज्यादातर एनालिसिस का यही कहना है सरकार रेलवे पर का सिनेरियो बना सकती है, रेलवे पर, रेलवे क्षेत्र पर फोकस बनता नजर आ सकता है, जिसमें कॉरिडोर, नेटवर्क विस्तार, कार्यक्रम के तेजी से क्रियान्वयन के, रोलिंग स्टॉक, माल ढुलाई क्षमता वृद्धि, शहरी सेल परियोजनाएं, खर्च मजबूत रहने की संभावना है। कुल मिलाकर बजट से रेलवे क्षेत्र के लिए ऑर्डर की उपलब्धता और क्रियावंती की गति में निरंतर बनी रहनी। और इनका आगे का कहना है कि मजबूत प्रदर्शन, शेयरों का प्रदर्शन उतार चढ़ाव भरा है लेकिन मूलभूत सिद्धांत अभी भी बरकरार है। फंडों की तुलना में इंडेक्स में अधिक गिरावट के साथ इस क्षेत्रों का भविष्य कैसा है? इसके जवाब में चिराग मुनि ने कहा है कि नीतिगत दृष्टिकोण से सरकार रेलवे, राज्य मार्ग, मेट्रो, बंदरगाह, हवाई अड्डों सहित पूंजीगत व्यय पर अपना मजबूत जोर जारी रखने की उम्मीद है। यह क्षेत्र को दीर्घकालिक पॉजिटिव जो है समर्थन प्रदान करता है। केवल बजट आवंटन से ही प्रदर्शन की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन मूल्यांकन, आय वृद्धि, ऑर्डर, व्यापक बाजार भावना, सारा कुछ ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कोई एक पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया जा रहा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि ये कोई अपडेट इतनी बहुत वो नहीं थी, पर एनालिसिस कैसे व्यूज थे जो कि हमने आप लोगों को बताए। होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन आगे मेन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करें तो वो मेन पॉइंट ये है कि 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव, यानी कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर 300 प्लस नई अमृत भारत, वंदे भारत ट्रेनें। सरकार नई ट्रेनें चलाकर 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। पिछले बजट में रेलवे के लिए 2.65 लाख करोड़ रुपए का लोड की गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रेलवे फंड था। इस बार भी इसके बढ़ने की उम्मीद है। सो समझा जाए तो सरकार ट्रेन रिजर्वेशन वेटिंग लिस्ट को खत्म करना चाहती है और फिलहाल पीक सीजन में डिमांड और सीट उपलब्धता में करीब 20 से 25% का अंतर रहता है। इसके लिए ट्रेनें बढ़ाने के साथ ट्रैक विस्तार भी करना होगा। पॉइंट यह है कि क्यों हो सकती घोषणा, उसके लिए एक पॉइंट और भी समझ में आता है। अमृत भारत, वंदे भारत आपके सामने है चलती, यहाँ पर जो नजर आती है 2 करोड़ लोग ट्रेनों में रोजाना सफर करते नजर आते हैं। एक्सपर्ट्स और बात करें तो उनका भी कहना है कि सेक्टर की बात करें तो रेलवे और डिफेंस में सरकार फोकस, पहले रेलवे का बजट अलग से आता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर भी रेलवे को लेकर सरकार ने अपना फोकस हमेशा से सेक्टर पर ध्यान रखा है। जिस हिसाब रेलवे लाइन, तो इस साल सरकार इस सेक्टर पर 10 से 12% बढ़ाकर स्पेंडिंग कर सकती है। नई ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है।
जैसे कि हमने देखा वंदे भारत स्लीपर और भी कुछ ट्रेनें चलती नजर आई हैं। सरकार अच्छा खासा आवंटन कर सकती है। जियोपॉलिटिकल स्थिति ऑपरेशन सिंदूर की वजह से सरकार डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत बनाना चाहेगी। इस साल बजट में डिफेंस पर भी खास ध्यान दिया जा सकता है। डिफेंस सेक्टर में भी एक्सपोर्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं और एक्सपोर्ट के बढ़ने से घरेलू खपत में जारी रहने की वजह से सरकार डिफेंस क्षेत्र में फोकस कर सकती है। तो ज्यादातर एनालिसिस के व्यूज हैं रेलवे पर बड़ा फोकस हो सकता है और रेलवे पर बड़ा फोकस होगा जैसे कि मैंने IRFC की लास्ट वीडियोज में अच्छे से आप लोगों को बताया। वहां पर वृद्धि होती है तो वो रेलवे कंपनियों के लिए अच्छी बात होती है और IRFC के लिए स्पेशली। अगर लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट बजट की बात करें तो आप लोगों को याद होगा प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया गया था जिसमें से 17,500 सामान्य कोच, 100 अमृत भारत, P50 नमो भारत और 200 वंदे भारत ट्रेन शामिल की बात कही गई, जो कि हमें काफी अच्छे से काम होता नजर भी आया है। तो हो सकता है इस चीज को भी देखते हुए हो सकता है 300 ट्रेन या फिर जितनी भी ट्रेन यहाँ पर नई अनाउंसमेंट की जाए, जो कि रेलवे के लिए एक अच्छी बात ही होगी। तो ये एक बड़ी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है जहां पर कहा जा रहा है कि घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों के अनुसार IRFC जल्द ही पहला रेलवे महारत्न बन सकता है, क्योंकि इस संबंध में एक प्रस्ताव यानी कि अंतिम मंजूरी के करीब है। पिछले साल मार्च में नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के बाद एक बार IRFC को इस दर से ऊपर उठाया गया। दर्जा मिल जाने पर सरकारी जो परियोजनाएं पर केंद्रित और ऋणदाता के बोर्ड को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी। CPSE के सुरक्षित मान्यता प्राप्त होने से इसके उधार लेने की लागत और ब्याज दरों में भी कमी आने की उम्मीद है। यानी कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर ET को बताया है कि IRFC को जल्द ही महारत्न का दर्जा मिलने की उम्मीद है। भारतीय रेलवे ने पहले ही इसकी सिफारिश, देश में अब तक 14 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो महारत्न का दर्जा दिया जा चुका है, जिनमें अक्टूबर 2024 में HAL को भी शामिल किया गया था। महारत्न कंपनी के बोर्ड सरकार की मंजूरी के बिना किसी एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपए या फिर उसकी कुल संपत्ति का 15% का निवेश कर सकते हैं, यानी कि नवरत्नों के लिए यह सीमा 1,000 करोड़ रुपए। तो ये काफ़ी बड़ी जो है एक मार्केट में, बाजार में एक हाथ खुलता IRFC का नजर आएगा। जिस तरह से अगर एक डिसीजन लेना, यानी कि एक परियोजना जो 5,000 करोड़ तक के डिसीजन की हो या फिर एक सीमा जो फिलहाल 1,000 करोड़ रुपए तक की है, दोनों में फर्क है। अगर अपग्रेड के विचार दिन की बात कर लें तो नवरत्न कंपनियां जिनका पिछले 3 वर्षों में कौन सी कंपनियां महारत्न का जो है रिजर्व करती हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पिछले 3 वर्षों में जो कारोबार है वो 25,000 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि शुद्ध जो संपत्ति है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक और शुद्ध जो प्रॉफिट है वो 5,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए। सो इन कंपनियों का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिचालन, वैश्विक उपस्थिति होना भी आवश्यक है। IRFC की बात कर लें तो स्टॉक एक्सचेंजों को जो सूचित किया गया अक्टूबर 2025 में, वो कुल संपत्ति 56,193 करोड़ थी। कंपनी ने यह भी बताया कि 2025-26 की पहली छमाही में रेलवे से जुड़े क्षेत्रों जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा सहित ऊर्जा पावर स्टेशन, कोयला खनन और भी औद्योगिक अवसंरचना में 45,382 करोड़ के नए समझौतों को भी मंजूरी मिली। और IRFC ने ये भी स्वीकृतियां जो पिछले वित्त वर्ष में 5250 करोड़ की तुलना में 9 गुना अधिक है। सो कहने का मतलब आप लोग मेरा समझ पा रहे होंगे कि कंपनी ने वो सब चीज़ें दिखाई हैं जिसके लिए सरकार इन चीज़ों का मांगती है, जो कि पिछले 3 वर्षों का ये रिजल्ट रहना चाहिए। वही IRFC के पास करीब करीब बढ़िया यहाँ पर बना भी। ऑल ओवर समझें तो यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स प्लस हैं, लेकिन पिछले महीने IRFC ने माल ढुलाई गलियारे के लिए भी विश्व बैंक से 10,000 करोड़ रुपए के विदेशी मुद्रा ऋण का पुनर्वितरण भी किया। तो ये सारी ही अपडेट्स जो हैं फिलहाल वो अपडेट्स हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है कि इस महारत्न जो स्टेटस है कंपनी को मिले अगर, तो उसके लिए जो भी कंडीशंस हैं फिलहाल यहाँ पर क्लियर है। इसी वजह से यहाँ पर पॉइंट जो रखा गया है वो यही रखा गया है कि अंतिम मंजूरी के करीब है। सो बताया तो बाकी देखिए अधिकारी ने है, ना कि उसकी नाम छापने की शर्त भी नहीं बताई गई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि चाहिए होते हैं महारत्न कंपनी के लिए, वो कंपनी के पास है, यानी कि कंपनी एलिजिबल तो है। इसके अलावा भी समझ लें तो केंद्रीय बजट नजदीक आने के साथ ही रेलवे शेयरों में फिर से हलचल मच गई है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस की वेल्थ मैनेजमेंट यानी कि स्नेहा ने कहा है कि मजबूत खबरों के चलते रेलवे क्षेत्र के शेयरों में फिर से दिलचस्पी बढ़ी है।
बजट घोषणाओं से पहले रेलवे शेयरों में आमतौर पर तेजी आती है। अगर सरकार बजट में रेलवे क्षेत्र के लिए पॉजिटिव आवंटन करती है तो इससे रेलवे शेयरों की तेजी को और बल मिल। केंद्रीय बजट में अब सिर्फ 1 महीना बाकी है, ऐसे में रेलवे शेयरों पर नजर बनी रहने की संभावना है। इनमें आगे तेजी देखने को मिल सकती है। 1 साल से अधिक समय पहले रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आई भारी गिरावट के बाद लंबे समय तक स्थिर रहने के दौर से गुजर रहे रेलवे शेयरों में सुधार की अच्छी संभावना है। स्नेहा ने यह भी सलाह दी है कि जो यहाँ पर रेलवे स्टॉक बजट घोषणा तक खबरों के प्रवाह से शेयर की कीमत बढ़ सकती है। बजट में रेलवे आवंटन की घोषणा होने के बाद ही IRFC की स्पष्ट दिशा सामने आएगी। आवंटन मजबूत होता है तो IRFC की गति मजबूत बनी रह सकती है, क्योंकि जोखिम लाभ अनुपात अनुकूल बना हुआ है। यदि बजट आवंटन कम होता है तो मुनाफा बुक करके बाहर निकलना बेहतर है। तो ऐसे इनके द्वारा कहा जा रहा है। अब देखिए होगा क्या, वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। बाकी वीडियो के एंड पर स्प्लिट शेयर भी शेयर किया गया है। पर्सनली एक बात बहुत अच्छी लगती है कि IRFC में LIC ने बहुत बढ़िया स्टेक बनाया। ये उस स्टेक उस समय बना जब स्टॉक नीचे की तरफ ही था और इन्हीं लेवल्स के करीब स्टॉक था। तब से LIC ने इसके शेयर को होल्ड किया हुआ है काफ़ी समय से। तो ये एक बहुत बढ़िया बात है कि IRFC जैसे LIC जैसे बड़े DI ने यहाँ पर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। आगे यहाँ पर देखिए कोटक सिक्योरिटीज का जो श्रीकांत चौहान है, इन्होंने भी 3 शेयरों की बात की है जिसमें IRFC भी है। IRFC पर बात करें तो उससे पहले उन्होंने कहा कि कोटक सिक्योरिटी श्रीकांत चौहान ने कि बजट से पहले रेलवे शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। उच्चतम स्तर से रेलवे शेयरों में काफी गिरावट आई है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बेहतर हुआ है। 1 से 1.5 महीने में रेलवे शेयरों ने डबल बॉटम बैटम भी बनाया है पैटर्न, और अल्पवादी मध्यम अवधि में संभावित सुधार का संकेत भी देता है। लेकिन इंडियन अपडेट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जिनको समझाया जाए। साफ साफ यहाँ पर अपडेट पढ़ने पर ही या फिर सुनने पर ही क्लैरिटी मिल रही है कि इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। मेन पॉइंट समझे तो इनके द्वारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि IRFC के बारे में श्रीकांत का कहना है कि IRFC उच्चतम स्तर से लगभग 50% की गिरावट देखने को मिली और यह लंबे समय से स्थिर भी बना हुआ है। IRFC के चार्ट पर डबल बॉटम पैटर्न भी दिख रहा है और इनका मानना है कि रेलवे शेयर निकट भविष्य में 140 रुपए तक बढ़ सकता है, जो कि जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए 105 के करीब इन्होंने स्टॉप लॉस भी बताया है। अब देखिए ऐसा होगा नहीं, वो तो खैर बात की बात है, लेकिन इनके द्वारा यहाँ पर 140 तक का व्यू दिया जा रहा है और नीचे की तरफ इन्होंने 105 का स्टॉप लॉस जो है बताया। सो IRFC पर बात करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नए पॉइंट्स यहाँ पर निकल करके आए हैं जहाँ पर थोड़ा सा डीप एनालिसिस करेंगे, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में डीप जाने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर तो आप हैं हमारे पुराने सब्सक्राइबर तो पहले 5 मिनट का वीडियो आपके लिए रहता है लगभग, और अगर आप हैं नए व्यूअर तो आप ऑलमोस्ट सारी वीडियो भी देख सकते। वीडियो के एंड पर बोनस शेयर, स्प्लिट शेयर या डिविडेंड शेयर रहते हैं तो वीडियो के एंड पर मैं डिस्कस करता ही हूं हर बार। चलिए फिर शुरू करते हैं IRFC के ऊपर, मेन पॉइंट के ऊपर। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे कि यहाँ पर प्रमुख आगामी रेलवे परिस्थिति की तंत्र यानी कि नई लाइनों का वित्तपोषण, मल्टी ट्रैकिंग जैसी वर्धा, भुसावल, वडोदरा, रतलाम स्टेशन का पुनर्विकास और हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, हाई स्पीड यानी कि बुलेट ट्रेन तरह। उसके बाद अगर बात करें चल रहे प्रोजेक्ट्स की या फिर यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स अपकमिंग है या फिर चलते प्रोजेक्ट्स की बात करें जो चल रहे फिलहाल क्षेत्र में नजर आ रहे हैं, बंदरगाह विकास यानी कि महाराष्ट्र में वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए वित्तपोषण के लिए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हाल फिलहाल में कुछ समय पहले ही देखने के लिए मिले। लॉजिस्टिक पर बात कर लें तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों का भी विकास करना, महाजिनको और HPGCL यानी कि हरियाणा विद्युत उत्पाद निगम जैसी विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ये फिलहाल IRFC के उस डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं जो IRFC फिलहाल काम करता नजर आ रहा है। IRFC का जो कोलैब होते नजर आएंगे या फिर यहाँ पर जो कोलैब होते नजर आए, जिन क्षेत्रों पर कंपनी फोकस कर या फिर अपकमिंग को फोकस करती नजर भी आएगी। इन्हीं को थोड़ा सा और डीप में समझेंगे। वाहन परिवहन की बात करें तो NTPC जैसी संस्थाएं जो है उनका सामान्य प्रयोजन वैगन निवेश योजना के लिए वित्तपोषण करना, इस तरह से IRFC इन चीजों पर फोकस करती नजर आ रही है। केवल वाहनों के स्टॉक से आगे बढ़कर संबंधित बुनियादी ढांचे तक का विस्तार करना, भारत के महत्वाकांक्षी रेल अवसंरचना लक्ष्यों के लिए पर्याप्त वित्त पोषण भी प्रदान करना। इस तरह से IRFC की एक रणनीति हमें समझ आती है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको भी समझ नहीं आया तो थोड़ा सा डीप इनको और लेके जाएंगे। IRFC का देखिए मुख्य रूप से एक वित्त पोषण निकाय है जो कि खुद परियोजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करता, बल्कि भारतीय रेलवे या फिर अन्य रेल संबंधी जो संस्थाएं द्वारा शुरू की गई प्रमुख अवसंरचना
परियोजना है उसके लिए धन उपलब्ध करवाता है। IRFC द्वारा वित्त पोषित आगामी और चल रही परियोजनाओं में निम्नलिखित शामिल है। यानी कि कौन से वो मेन पॉइंट है समझेंगे तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय रेल योजना। IRFC भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय रेल योजना जो कि एक प्रमुख वित्त पोषक है, जिसमें 2030 तक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारी पूंजीगत व्यय शामिल है, जिसमें 100% रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन करना, नई लाइनें और स्टेशन अन्य शामिल है, जिसमें IRFC भी एक बड़ा वित्त पोषक है। दूसरा पॉइंट समझते हैं तो निगम विभिन्न राज्यों में सरकार द्वारा जो विशिष्ट नई लाइन मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं को वित्त पोषित करता है, जैसे कि उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में। यहीं पर तीसरा पॉइंट समझे तो समर्पित माल ढुलाई गलियारे और हाई स्पीड रेल। IRFC रसद लागत को कम करने के लिए समर्पित माल ढुलाई गलियारों के वित्त पोषण में शामिल है। यात्री और माल ढुलाई की गतिशीलता में सुधार के लिए जो हाई स्पीड रेल यानी कि बुलेट ट्रेन परियोजना है, या फिर मेट्रो या फिर रैपिड रेल प्रणालियों के वित्त पोषण की भी योजना IRFC बना रही। फिर आता है एक पॉइंट स्टेशन का पुनः विकास। कंपनी भारत भर में हजारों रेलवे स्टेशनों के पुनः विकास के लिए महत्वाकांक्षी अमृत भारत स्टेशन योजना का समर्थन भी करती है। अमृत भारत योजना तो खैर आप लोगों को पता ही होगी। और एक पॉइंट और समझे तो यहाँ पर है नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद IRFC रेलवे के मुख्य परिचालनों से परे जाकर रेलवे प्रशासनिक तंत्र से जुड़े अग्रगामी और पश्चगामी दोनों प्रकार के परियोजनाओं के भी वित्त पोषण के दायरे में ला रहा है। अगर समझें तो IRFC ने फिलहाल कुछ ही समय पहले महाराष्ट्र में आगामी वधवन बंदरगाह परियोजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए तक की धनराशि प्रदान करने के लिए तैयार है, जहां पर एक महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी होगी। और यहां पर हमें कुछ समय पहले ही कोलैब भी होता नजर आया। इसके अलावा भी समझें तो विद्युत परियोजनाओं पर बात कर लें तो नागपुर के कोराडी थर्मल पावर स्टेशन में महाजैनको के लिए 660 मेगावाट की सुपर क्रिटिकल विस्तार परियोजना के लिए 10,500 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण। HPCL के लिए समझा जाए PGCL के लिए तो यमुनानगर स्थित दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट के लिए 800 मेगावाट यानी कि 6929 करोड़ तक का वित्त पोषण। NTPC को भी रिन्यूएबल एनर्जी और उस परियोजना के लिए पूंजीगत व्यय के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मंजूरी देती नजर आई। IRMCL के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से IRFC भारतीय रेलवे का जो 2030 तक का शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी कि नॉन फॉसिल फ्यूल को खत्म करना और रिन्यूएबल एनर्जी और इन चीज़ों पर फोकस करना और सौर पवन के लिए वित्त पोषण विकल्पों की भी खोज कर रहा है। होप सो इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। मेन पॉइंट अगर हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो हमें इजीली समझ आ रहा है कि कंपनी एक्चुअल में कर क्या रही। इनमें कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो हो चुके हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो चल रहे हैं और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो आगे चल के इनके अमाउंट या फिर धीरे धीरे जो जितने समय का कोलैब हुआ है उसमें दिए जाएं। लेकिन समझें तो पूर्ण वित्त पोषण यानी कि IRFC सक्रिय रूप से चल रही परियोजनाओं के लिए जो मौजूदा फिलहाल लोन है, ऋण है, उनका पूर्ण वित्त पोषण में संलग्न है। जैसे कि अंगुल सुंगीदा रेलवे परियोजना के लिए 2539 करोड़ रुपए का वित्त पोषण ताकि अधिक शर्तें पेश की जाए। तो इस तरह से कंपनी अपने बिजनेस पर बड़ा फोकस करती नजर आई। मैं हमने थोड़े समय पहले ही देखा कि भारतीय रेलवे ने, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने, IRFC ने महाराष्ट्र के वधवन में 20,000 करोड़ की फंडिंग हेतु प्रोजेक्ट पर साइन किए। इसी तरह से Q1 से 2 के बीच में हमने काफ़ी सारे कोलैब नए होते नजर आए हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी हैं, समझी हैं। इस तरह से इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर बड़ा फोकस कर रही है। मेन पॉइंट इसमें मुझे ये भी लगा कि नवरत्न के दर्जे के बाद कंपनी रेलवे के जो मुख्य परिचालन से परे जाकर जो रेलवे पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े चगानी दोनों प्रकार की परियोजनाओं के दायरे में ला रहा है। ये जो पॉइंट है ये काफ़ी बड़ा है। जैसे कि बंदरगाह यहाँ पर जहाँ पर हमने जो सारी चीज़ें देखी है मंजूरी। तो भारतीय रेलवे माल ढुलाई को एक नई रफ्तार देने के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है। रेलवे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने की योजना बना रहा है। इन कॉरिडोर के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार भी हो चुकी है और उसकी जांच भी चल रही है। यानी कि रेलवे ने देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने के लिए 3 प्रमुख रूट तय किए हैं। पहला 1115 किलोमीटर लंबा, दूसरा 1673 और तीसरा 975 किलोमीटर लंबा। और समझे तो कुछ इस तरह से AI जनरेटेड ग्राफिक आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को बताया भी गया। अगर शॉर्ट में ही समझ लें तो यहाँ पर लक्ष्य और दृष्टिकोण यानी कि वर्तमान में 27% हिस्सेदारी को बढ़ाकर 45% करने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। 550 अरब का लॉजिस्टिक बाजार यानी कि 2030 तक भारत का फ्रेट लॉजिस्टिक बाजार इतना बड़ा होने का अनुमान।
विशेषज्ञों ने भी नए कॉरिडोर की बजाय मौजूदा ट्रैक को अपग्रेड करने का सुझाव दिया है। पूर्व तट कॉरिडोर को प्राथमिकता देते यहाँ पर नजर आए हैं, जहाँ पर खनिज परिवहन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने के लिए अनुमानित लागत रखी गई है 1.5 लाख करोड़ के निवेश की। काम शुरू होने के बाद प्रोजेक्ट को पूरा करने की यह सीमा तय की गई है, जो कि 5 से 7 साल की बात बीच में कही जा रही है। बजट में यहाँ पर मिल सकता है ग्रीन सिग्नल। इन तीनों में से कम एक कॉरिडोर को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और आगामी केंद्रीय बजट में भी प्रस्ताव को शामिल किया जाएगा। तो एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, एक बड़ी अपडेट जो है, एक बड़ा सिनेरियो जो है बदलता नजर आएगा। माल ढुलाई में बड़ी कंपनियां जो है गवर्नमेंट फोकस करती नजर आ रही, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट शुरू होने से 5-7 साल के भीतर इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाए। मेन पॉइंट समझे तो कुछ एक्सपर्ट्स की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि लगभग 300 से 350 ट्रेनें चल रही हैं, जबकि क्षमता 480 ट्रेनों की है। इसके बावजूद माल ढुलाई का रेवेन्यू में कोई भारी उछाल नहीं आया। सो पिछले वित्त वर्ष में माल ढुलाई में सिर्फ 1.7% की बढ़ोतरी हुई, जो मुख्य रूप से कोयले की ढुलाई के कारण थी। उन्होंने कहा है कि रेलवे को नए फ्रेट कॉरिडोर में पैसा लगाने की बजाय हाई स्पीड पैसेंजर कॉरिडोर बनाने चाहिए। मौजूदा पटरियों को अपग्रेड करना चाहिए ताकि ट्रेनें 120 किलोमीटर घंटा और मालगाड़ियां 100 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल सके। 11,740 ट्रेनें चलाई जा रही है, यानी कि यह संख्या कोविड-19 के पहले के आंकड़े से काफी ज्यादा है, जब रोजाना 11,283 ट्रेनें चलती थी। इन्हीं में से प्रतिदिन 2238 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जबकि कोविड-19 से पहले यह संख्या सिर्फ 1768 थी। यानी महामारी के बाद रेलवे ने रिकॉर्ड लेवल पर अपनी सेवाओं में वृद्धि की है। रेल मंत्री ने बताया कि वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 164 यानी कि 164 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं। इसके अलावा वंदे भारत के स्लीपर संस्करण को भी स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और 2 रैक बनकर तैयार है। जल्दी इनकी ट्रायल प्रक्रिया पूरी होगी और दूर लंबी यात्रा रात के अनुभव को बिल्कुल बदलने वाला कदम माना जा रहा है। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट हमें देखने के लिए मिल रही है। और तो 164 वंदे भारत ट्रेनें चलती तो रेलवे संरचना जो है विकास पर जोर देने से IRFC को सीधा अगर हम प्लस पॉइंट समझे तो वो क्या है, अगर गवर्नमेंट यहाँ पर फोकस कर रही है विकास पर रेलवे के, तो उससे जोर देगी, पैसा इन्वेस्ट करेगी, बजट बड़ा होगा तो IRFC को उसका प्रॉफिट मिल सकता है। बड़े पैमाने की परियोजनाएं भी निरंतर मांग बनाए रखती हैं और कुछ लोगों द्वारा वर्तमान गिरावट को, यानी कि IRFC में जो गिरावट हो रही है, उसको एक आकर्षक प्राइस यानी कि अट्रैक्टिव प्राइस के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं क्या नहीं है, वो एक अलग पॉइंट है। आपका क्या व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहे। और तो और 2-3 चीजों को और समझें तो देखिए, फिलहाल कंपनी की बढ़ी हुई उधारी यानी कि वित्त वर्ष 26 के लिए 30,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीकरण का लक्ष्य है, जो क्वार्टर 3 तक 60,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। अब कंपनी पूंजी इकट्ठा करेगी तो उसके बाद ही ब्याज पर पैसा चढ़ाएगी। और फिर कंपनी का एक कम उधार लागत वाला सीन भी देखने के लिए मिल रहा है। यानी कि अभी फिलहाल कंपनी ने जापान के साथ जो एक बड़ा, पीछे हमने कोलैब आपको बताया ही है, इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर लोन के लिए लिया। वो क्या है कि आकर्षक येन या USD का ऋण का उपयोग करना और उससे अपनी मार्जिन्स यानी कि जो ब्याज मार्जिन है उसको बढ़ाना और उसमें लगातार वृद्धि की उम्मीद। और तो और मुख्य रेलवे के जो वित्त पोषण है आगे बढ़कर हाई स्पीड रेल, माल ढुलाई गलियारे, स्टेशन, बंदरगाह, लॉजिस्टिक पार्क विकास को भी शामिल करना है। सो ये कुछ कंपनी का लाइफ का भविष्य का दृष्टिकोण है या फिर टारगेट है। उसके अलावा भी समझें तो यहाँ पर कुछ टारगेट्स दिए गए हैं जिनको हम मतलब कोई एनालिसिस द्वारा यहाँ पर नहीं बताया जा रहा, एक ऐसे ही जो विशेषज्ञ द्वारा अगर दिया भी होगा तो, लेकिन कोई इसमें कोई हमें नेम नहीं मालूम कि किस बंदे ने यहाँ पर ये टारगेट दिए, तो इसी वजह से इसको हम स्किप करेंगे। मेन पॉइंट को हमने समझा कि तो देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर अपडेट सारी पॉजिटिव है। कि सबसे पहली बात तो ये कि जो उधारी अंतर्राष्ट्रीय बाजार है, विशेष रूप से जापानी येन है, उसका मूल्यवान जो बाजार है वह बेंचमार्क दर कम है, यानी कि उसका लाभ उठाकर IRFC घरेलू स्तर पर, डोमेस्टिक लेवल पर या फिर जो इंडिया में कहीं घरेलू स्तर पर उपलब्ध ब्याज दरों की तुलना में अधिक ब्याज दरें प्राप्त करेगी। यानी कि इतना ब्याज कंपनी को देना नहीं आएगा जितना ब्याज यहाँ पर कंपनी प्राप्त करेगी। और इस तरह से कंपनी आने वाले समय में अपनी लागत को कम करके, कम उधारी लागत से लेकर के बेनिफिट रह सकती है। ECB की बात करें तो सुविधा से IRFC का जो वित्त पोषण आधार है घरेलू बाजार से परे विस्तृत हो गया है, जिससे एकल स्रोत वित्त पोषण पर निर्भरता भी कम हुई है। 3 वर्षों के अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक उपस्थिति स्थापित हो गई है। और तो और इतना ही नहीं, सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
जैसे प्रमुख वैश्विक ऋणदाता से असुरक्षित यानी कि अनसिक्योर लोन प्राप्त करना इंटरनेशनल मार्केट में भी IRFC की छवि को मजबूत करता है और इन योग्यताओं को भी दर्शाता है। यानी कि काफी अच्छी रेटिंग्स IRFC को मिली हुई हैं। दैट्स वाई यहाँ पर इतना अच्छा पॉइंट हमको देखने के लिए मिला है। और तो और इनकी जो संरचना है यानी कि भारत रिजर्व बैंक RBI के निर्देशों के अनुपालन से की गई है, जिसमें 5 वर्ष की अवधि है और ऋणदाता के साथ कोई नियंत्रण खंड या शेयर धारता शामिल नहीं है, जिससे IRFC की परिचालन स्वतंत्रता बनी रहती है। सो अगर इन पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर IRFC नो डाउट पॉजिटिव ही पॉइंट दिखाती फ्यूचर के लिए नजर आ रही है। 21 मार्च 2025 को भी डिविडेंड देखने के लिए मिला था। 2024 में भी 2 डिविडेंड, लगभग हर साल कंपनी 2 डिविडेंड शेयर करती नजर आ ही रही है। सो बात कर लेते हैं बोनस इशू का स्पष्टीकरण। यानी कि पास 10 शेयर हैं तो अक्सीटा कॉटन आपको एक और शेयर देगी, जानिएगा। तो अक्सीटा कॉटन बोनस शेयर रिकॉर्ड डेट की बात करें तो सूचित किया गया है कि कंपनी ने 13 फरवरी 2026 यानी कि फ्राइडे की डेट को रिकॉर्ड डेट निर्धारित। कंपनी के बोनस इक्विटी शेयरों का निगमन आवंटन के पात्र शेयर धारकों को निर्धारित किया जाएगा, यानी कि 1.10 के अनुपात में होगा। अर्थात रिकॉर्ड तिथि पर प्रत्येक 10 मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए एक बोनस इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा जो शेयर धारकों की स्वीकृति के अधीन है। और अक्षिता कॉटन एक नियामक फाइलिंग में भी कहा, यानी कि 5 जनवरी को यह बैठक हुई थी और यहां पर सिफारिश की गई बोनस इक्विटी शेयर यानी कि 1.10 के अनुपात में जारी किए जाए। और यहां पर यानी प्रत्येक 10 मौजूदा इक्विटी शेयरों के बदले एक बोनस इक्विटी शेयर आवंटित साथ में किया जाएगा जो शेयर धारकों की मंजूरी के अधीन होगा। अगर वैसे बोनस निगम के पहले कंपनी की चुकता शेयर पूंजी 34.77 करोड़ है। बोनस निगम पूरा होने के बाद कंपनी की चुकता शेयर पूंजी बढ़कर 38.25 करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है, जो 1 रुपए अंकित मूल्य के शेयरों के बराबर हो। सीधा कॉटन इस बोनस शेयर निगम के लिए 3.47 करोड़ रुपए के मुक्त भंडारण का उपयोग करेगी, जिससे बोनस शेयर निगमन के लिए पूंजीकृत किया जाएगा। यानी कि 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की जो वित्तीय परिणामों के अनुसार कंपनी के पास 28.2 करोड़ रुपए का मुक्त भंडार है, जो कि एक मजबूत भंडार स्थिति को दर्शाता है। बोर्ड मीटिंग की तारीख से 2 महीने के भीतर यानी 4 मार्च 2026 को या उससे पहले सीता कॉटन द्वारा ऐसे बोनस शेयर भेजे जाने की अनुमानित तारीख है। शेयर की बात करें तो ऑल टाइम यहाँ पर रिकॉर्ड जो है ऑल ओवर जो रिटर्न माइनस ही देखने के लिए फिलहाल मिल रहे हैं। शेयर होल्डर्स की बात करें तो यहाँ पर पैटर्न सही बना हुआ है। प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FII ने भी स्टेक अपना बढ़ाया है सितंबर मंथ में, जून से सितंबर में, और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं और पब्लिक का स्टेक भी यहाँ पर अच्छा खासा बना हुआ है। बाकी देखिए, जैसे कि आपको पता है ये वीडियो बनाते हैं आप एजुकेशन पर्पस के लिए। कोई भी निवेश करें, कोई भी डिसीजन लें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पहले लें। बड़ी बात खुद स्टडी जरूर किया करें। चैनल पे आए सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कहा था कि 29 जनवरी को कंपनी बोनस अनाउंस कर सकती है, तो यहाँ पर 1 पर 4 शेयर बोनस देने का ऐलान जो है कंपनी यहाँ पर करती आई है। तो यहाँ पर कंपनी ने बोर्ड मेंबर से 4.1 रेशो के बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास कंपनी के एक शेयर है उन्हें 4 अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी के शेयरों का फेस वैल्यू 1 है। बोनस शेयर भी इसी फेस वैल्यू पर जारी किए जाएंगे। क्यूपिड लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में साफ कहा है कि यह बोनस शेयर इशू अभी शेयर धारकों को रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंजूरी के अधीन है। कंपनी एक EGM बुलाएगी जहां शेयर धारकों की सहमति ली जाएगी। वहीं रिकॉर्ड डेट को लेकर कंपनी ने कहा है कि इसके बाद में बोर्ड द्वारा तय किया जाएगा। समय पर स्टॉक एक्सचेंज को इसकी जानकारी दी जाएगी। रिकॉर्ड डेट वही तारीख होती है जिसके आधार पर यह तय किया जाता है कौन से निवेशक बोनस शेयर पाने के हकदार रहेंगे। यानी कि कंपनी के बोनस शेयर इतिहास पर भी नजर डालें तो पहली बार नहीं है। BSE के आंकड़ों के मुताबिक क्यूपिड लिमिटेड अब तक 3 बार बोनस दे चुकी है। कंपनी पहली बार बोनस 2018 में 1.5 रेशो, दूसरा 2024 में 1.1 रेशो, फिलहाल तीसरी बार कंपनी ने 4.1 बोनस का ऐलान किया, जो कि काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। बाकी देखिए, यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना होगा, अगर क्यूपिड लिमिटेड जो है इसका मीटिंग करती है रिकॉर्ड डेट का, तो वो भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं।